हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखते हैं संस्कृति एवं आत्म। आत्म के अनेक पक्ष संस्कृति के उन विशिष्ट रूपों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। भारतीय संस्कृति संदर्भ में आत्म का विश्लेषण अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है जो पाश्चात्य सांस्कृतिक संदर्भ में पाए जाने वाले पक्षों से भिन्न होते हैं। भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर इस तथ्य को लेकर है कि आत्म और दूसरे अन्य के बीच किस प्रकार से सीमा रेखा निर्धारित की गई है। पाश्चात्य अवधारणा से यह सीमा रेखा अपेक्षाकृत स्थिर और दृढ़ प्रतीत होती है। दूसरी तरफ भारतीय अवधारणा में आत्म और अन्य के मध्य सीमा रेखा स्थिर न होकर परिवर्तनीय प्रकृति की बताई गई है। इस प्रकार एक क्षण में व्यक्ति का आत्म अन्य सब को कुछ अपने में अंतर्निहित करता हुआ अपने समुचे ब्रह्मांड में विलीन होता है हुआ प्रतीत होता है, किंतु दूसरे क्षण में आत्म अन्य सबसे पूर्णतः विनिर्मित होकर व्यक्तिगत आत्म उदाहरणार्थ हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं लक्ष्य पर केंद्रित होता है हुआ प्रतीत होता है। पाश्चात्य अवधारणा आत्म और अन्य मनुष्य और प्रकृति तथा आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के मध्य स्पष्ट द्विविभाजन प्रतीत होती है। पाश्चात्य संस्कृति में आत्म और समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के रेखाओं के साथ दो भिन्न इकाइयों के रूप में, ये देखिए, व्यक्ति समूह और व्यक्ति समूह, ठीक है। भारतीय तथा पाश्चात्य सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में आत्म एवं समूह की सीमाएं, ठीक है, व्यक्ति समूह का सदस्य होते हुए भी अपनी व्यक्तिगतता बनाए रखता है। भारतीय संस्कृति में आत्म को व्यक्ति के अपने समूह से पृथक नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के साथ बने रहते हैं। दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति में दोनों के बीच एक दूरी बनी रहती है। यही कारण है कि अनेक पाश्चात्य संस्कृतियों का व्यक्तिवादी और अनेक एशियाई संस्कृतियों का सामूहिकतावादी संस्कृति के रूप में विशेषीकरण किया गया है। व्यक्तित्व का संप्रदाय। व्यक्तित्व शब्द प्रायः हमारी दैनंदिन चर्चा अथवा बातचीत में प्रकट होता है। व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया। पर्सोना उस मुखौटे को कहते हैं जिसे अपनी मुख्य रूप सज्जा को बदलने के लिए रोमन नाटकों में अभिनेता उपयोग में लाते थे। किस मुखौटे को अभिनेता अपनाता था, उसी के अनुरूप दर्शक उनसे एक विशिष्ट भूमिका के निष्पादन की प्रत्याशा करते थे। इससे तात्पर्य बिल्कुल नहीं था कि किसी भूमिका को जो व्यक्ति अभिव्यक्त कर रहा है यह वास्तव में उन गुणों को रखता है। एक सामान्य जन के लिए व्यक्तित्व का तात्पर्य समानता व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो हम ये मान लेते हैं कि वह व्यक्ति सौम्य व्यक्तित्व वाला है। व्यक्तित्व की यह अवधारणा सही प्रभावांकनों पर आधारित होती है जो सही नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। लोग सरलता से इस बात का वर्णन कर सकते हैं कि वे किस तरीके से विभिन्न स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कुछ सूचक शब्दों जैसे शर्मीला, संवेदनशील, शांत, गंभीर, स्फूर्त आदि का उपयोग प्रायः व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये शब्द व्यक्तित्व के लिए विभिन्न घटकों को इंगित करते हैं। इस अर्थ में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन अनन्य एवं सापेक्ष रूप से स्थिर गुणों से है जो एक समयावधि में विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्टता प्रदान करते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि लोग अपने व्यवहार में भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। कोई एक व्यक्ति सदैव सावधान अथवा आवेगी, शर्मीला अथवा मित्रवत नहीं होता। व्यक्तित्व व्यक्तियों की उन विशेषताओं को कहते हैं जो अधिकांश परिस्थितियों में प्रकट होती है। विभिन्न परिस्थितियों तथा समयों पर किसी व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, संवेग में संगति उसके व्यक्तित्व की विशेषता होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो कोई भी परिस्थिति या किसी भी समय वह ईमानदार बना रहेगा। व्यवहार में स्थितिपरक भिन्नताएं भी घटित होती हैं क्योंकि वे अपने पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति व्यक्तियों के अनुकूलन में सहायक होती है। संक्षेप में व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। यहाँ देखिए, व्यक्ति से संबंधित शब्द। स्वभाव, जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने की विशिष्ट तरीका। विशेषक या शील गुण क्या होता है? स्ववृत्ति, चरित्र, आदत, मूल्य, ठीक है। फिर देखते हैं, यह इस अर्थ में गत्यात्मक होता है कि
इसकी कुछ विशेषताएं आंतरिक अथवा बाह्य स्थितिपरक मांगों के कारण परिवर्तन हो सकती है। इस प्रकार व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनशील होता है। एक बार जब हम किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताने में समर्थ हो जाते हैं तो हम इस बात की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि वह व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार करेगा। व्यक्तित्व की समझ हमें यथार्थवादी तथा स्वीकार्य तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप यह पाते हैं कि कोई बच्चा आदेशों को पसंद नहीं करता, तो उस बच्चे में व्यवहार का सबसे अधिक प्रभावी तरीका यह होगा कि उसने आदेश न दिया जाए, किंतु उसके समक्ष स्वीकार विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए जाएं, जिनसे वह बच्चा किसी एक विकल्प का चयन कर सके। इसी प्रकार एक बच्चा जिसमें हीनता की भावना, उससे बर्ताव या व्यवहार उस बच्चे से जिसमें आत्मविश्वास है, भिन्न तरीके से किया जाना चाहिए। व्यक्तियों की व्यवहारपरक विशेषताओं को बताने के लिए अनेक दूसरे शब्दों का उपयोग किया गया। प्रायः इनका व्यक्तित्व के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम क्या है? व्यक्तित्व के अध्ययन में अभिरुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में दो बच्चों के व्यक्तित्व का विकास आश्चर्यजनक रूप से भिन्न प्रकार का होता है। न केवल वे बच्चे के शारीरिक दृष्टि से भिन्न होते हैं, अपितु विभिन्न स्थितियों में वे भिन्न प्रकार का व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के प्रेक्षण प्रायः कौतूहल या जिज्ञासा उत्पन्न कर हमें यह प्रश्न पूछने बाध्य करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। कुछ लोग किसी स्थिति विशेष में अन्य दूसरे लोगों से भिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग साहसिक कार्यों में आनंद का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग पढ़ना, टेलीविज़न देखना, अन्य ताश खेलना पसंद करते हैं। क्या इस प्रकार की भिन्नताएं जीवन भर स्थिर रूप से बनी रहती हैं, अथवा ये मात्र अल्पकालिक और स्थिति विशिष्ट होती हैं? ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रारूप और विशेषक शीलगुण उपागमों के मध्य विभेद किया है। प्रारूप का उपागम टाइप अप्रोच व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहारपरक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यवहारपरक स्वरूप व्यक्तित्व के किसी एक प्रकार को इंगित करता है, जिसके अंतर्गत उस स्वरूप की व्यवहारपरक विशेषता की समानता के आधार पर व्यक्तियों को रखा जाता है। इसके विपरीत विशेषक उपागम ट्रेड अप्रोच विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है, जिसके आधार पर व्यक्ति संगत और स्थिर रूपों में भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति कम शर्मीला हो सकता है जबकि दूसरा अधिक। एक व्यक्ति अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकता है और दूसरा कम। यहाँ शर्मीलापन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार विशेषकों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके आधार पर व्यक्तियों में संबंधित व्यवहारपरक गुणों या विशेषकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का मात्रा का मूल्यांकन किया जा सकता है। अंतःक्रियात्मक उपागम इंटरैक्शनल अप्रोच के अनुसार स्थिति परक विशेषताएं हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग स्वतंत्र अथवा आश्रित प्रकार का व्यवहार करेंगे या उनके आंतरिक व्यक्तित्व विशेषक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि किसी विशिष्ट स्थिति में बाह्य पुरस्कार अथवा खतरा उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है। प्रारूप उपागम क्या है? व्यक्तित्व के प्रारूप टाइप समानताओं पर आधारित प्रत्याशित व्यवहारों के एक समुच्चय का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन काल से ही लोगों को व्यक्तित्व के प्रारूपों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने एक व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो फ्लूइड अथवा ह्यूमर पर आधारित था। उन्होंने लोगों को 4 प्रारूपों में वर्गीकृत किया: उत्साही, श्लेष्मिक, विवादी और कोपशील। प्रत्येक प्रारूप विशिष्ट व्यवहारपरक विशेषताओं वाला है। भारत में भी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता ने लोगों को वात, पित्त एवं कफ इन 3 वर्गों में 3 ह्यूमरल तत्वों, जिन्हें त्रिदोष कहते हैं, के आधार पर वर्गीकृत किया। इनमें से प्रत्येक प्रारूप के स्वभाव अथवा उसकी प्रकृति को बताता है। इसके अतिरिक्त त्रिगुण अर्थात सत्व, रजस और तमस के आधार पर भी एक व्यक्तित्व प्रारूप विज्ञान प्रतिपादित किया गया। सत्व गुण के अंतर्गत स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, अनासक्ति या विलंघनता, अनुशासन आदि गुण आते हैं। रजस गुण के अंतर्गत तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा और संतोष, दूसरों के प्रति अयूषा, ईर्ष्या और भौतिकवादी मानसिकता आदि गुण आते हैं। तमस गुण के अंतर्गत क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना आदि गुण आते हैं। ये तीनों ही गुण प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में विद्यमान रहते हैं। मनोविज्ञान में शेल्डन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के प्रारूप सर्वविदित है। शारीरिक बनावट और स्वभाव को लेकर बनाते हुए शेल्डन ने गोलाकृतिक, एंडोमॉर्फिक, आयताकृतिक, मेसोमॉर्फिक और लंबाकृतिक
एक्टोमार्फिक, जैसे व्यक्तित्व के प्रारूप को प्रस्तावित किया। गोलाकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति मोटे, मृदुल और गोल होते हैं। स्वभाव से वे लोग शिथिल और सामाजिक या मिलनसार होते हैं। आयताकृतिक प्रारूप वाले लोग मजबूत पेशी समूह और सुगठित शरीर वाले होते हैं, जो देखने में आयताकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति ऊर्जस्वी एवं साहसी होते हैं। लंबाकृत प्रारूप वाले पतले, लंबे और सुकुमार होते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाले, कलात्मक और अंतर्मुखी होते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि व्यक्तित्व के शारीरिक प्रारूप सरल किंतु व्यक्तियों के व्यवहारों की भविष्यवाणी करने में सीमित उपयोगिता वाले होते हैं। वस्तुतः व्यक्तित्व के प्रारूप रूढ़ धारणाओं की तरह होते हैं जो लोग उपयोग करते हैं। युंग ने व्यक्तित्व का एक अन्य प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया, जिसमें लोगों को उन्होंने अंतर्मुखी एवं बहुमुखी दो वर्गों में वर्गीकृत किया। यह प्रारूप व्यापक रूप से स्वीकार किए गए हैं। इनके अनुसार अंतर्मुखी वह लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से बचते हैं, सामूहिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं और शर्मीले होते हैं। दूसरी ओर बहुमुखी वह लोग होते हैं जो सामाजिक तथा बहिगामी होते हैं। ऐसे व्यवसाय का चयन करते हैं जिसमें लोगों से वे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रख सकें। लोगों के बीच रहते हुए तथा सामाजिक कार्यों को करते हुए वे दबावों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। हाल के वर्षों में फ्रीडमैन एवं रोजनमैन ने टाइप ए टाइप बी इन दो प्रकार के व्यक्तियों में लोगों का वर्गीकरण किया। इन शोधकर्ताओं ने मनोसामाजिक जोखिम वाले कारकों का अध्ययन करते हुए इन प्रारूपों की खोज की। टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी अनुभव करना, उतावलापन और कार्य के बोझ से हमेशा लदे रहने का अनुभव करना पाया जाता है। ऐसे लोग निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग अतिरिक्त रक्तदान और कोरोनरी हृदय रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार के लोग में कभी कभी CSD के विकसित होने का खतरा रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, धूम्रपान से उत्पन्न होने वाले खतरों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके विपरीत टाइप बी विशेषताओं के अभाव के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्तित्व के इस प्रारूप विज्ञान को आगे भी विस्तार प्राप्त हुआ। मॉरिस ने टाइप सी व्यक्तित्व को सुझाया, जो कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशील होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग सहयोगशील, विनीत और धैर्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने निषेधात्मक संवेगों जैसे क्रोध का दमन करने वाले आप्त व्यक्तियों के प्रति आज्ञापालन का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। हाल ही में एक टाइप डी व्यक्तित्व का सुझाव भी दिया गया है और इस व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है। उपयुक्त व्यक्तित्व के प्रारूप समानता आकर्षित करने वाले, किंतु यह अत्यंत सरलीकृत है। मानव व्यवहार अत्यधिक जटिल और परिवर्तनशील होता है। लोगों को किसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रारूप में वर्गीकृत करना कठिन होता है। उपयुक्त सरल वर्गीकरण योजना में स्पष्टता के साथ लोगों को वर्गीकृत करना पूरी तरह संभव नहीं है। ओके, थैंक यू।